जो ऑयल सप्लाईज वहाँ चल रही हैं इसराइल को जा रही हैं मुस्लिम ममालिक की तरफ से, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, उन ऑयल सप्लाईज को कट होना चाहिए। किंग सलमान ने इतना अर्जेंट ऐसा स्टेप क्यों लिया? सऊदी अरबिया के अंदर द पीपल हु आर जस्ट रेजिंग देयर वॉइसेस ऑन द स्ट्रीट कि आप जो है पैलेस्टाइन के ऊपर जो है फौरी तौर पर उसकी जेनोसाइड है उसको रोकने के लिए अपना रोल प्ले करें, तो दोज पीपल वर अरेस्टेड। समिट इससे पहले कितने हो चुके हैं? स्टैट्स आपके सामने हैं, 12,000 उस वक्त थे, 45,000 इस वक्त हो चुके हैं। तो आपकी बात कितनी संजीदा ली जाती है, यू नो अबाउट इट। नेतन्याहू और उनके जो मिनिस्टर हैं गैलेंट, इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि ये काम जो है वो इतनी आसानी से हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रीसन पर्सपेक्टिव के साथ मैं हूँ सिकंदर आरिफ बलोच। आप लोगों ने पहले पॉडकास्ट को अगर नहीं देखा तो अब यहाँ पे देख लें, अंडरस्टैंडिंग द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। आज हम मिडिल ईस्ट में होने वाले इवेंट्स को मज़ीद परखेंगे और हमारा आज का जो मौजू है वो बिल्कुल रिसेंटली होने वाले 11 नवंबर के 2024 के इजलास अरब इस्लामिक समिट, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो समिट हुआ है, अच्छा ये समिट की जो बुनियादें हैं वो ट्रेस की जा सकती है 1945 से। 1945 में इस समिट की बुनियाद रखी गई, जिसको अरब लीग के नाम से भी जाना जाता है। और वक्तन फ़वक्तन मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये लीग कायम की गई। लेकिन इस लीग के कायम होने से कितना फ़र्क अरब ममालिक को पड़ा और खत्ते को पड़ा, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन फोकस वो होगा जो 11 नवंबर को हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो दोस्तों आज मेरे पास मेहमान जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अपनी मसरूफ़ियत से जो है लोगों को, स्टूडेंट्स को तालीम देते रहते हैं। मैनेजमेंट साइंसेज़ में आपके पास डॉक्टरेट है। और बाकी हम चलते हैं हज़रत के पास। सलाम अलैकुम, क़िबला कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ तो जाएँगे। मुझे ये बताइए, कल 21 नवंबर और नेतन्याहू और उनके जो मिनिस्टर हैं गैलेंट, इनका आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। तो आप इस पे ज़रा बताएं, लाइट शेड करें कि क्या इसका असर हो सकता है? अच्छा, इसके प्रीएम्बल के बारे में तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि जो है वो क्यों ये अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, और जो है वो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है या इसका प्रैग्मेटिक फॉर्म है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट कि जो है वो ये अमल दरामद भी इसका होगा या नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसको अरेस्ट वारंट इशू किए हैं, बट दैट वोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस कि उनको जो है वो अनलेस एंड अनटिल के यूएस और फ्रांस और इस तरह के ममालिक जब तक बैक करेंगे तो कोई ये काम प्रैक्टिकली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये काम जो है वो इतनी आसानी से हो जाएगा। ऑल्दो कि इसका जो प्रीएम्बल है यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि जो है वो क्या है और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, जब उसके ऊपर हम बात करेंगे तो फिर वो चीज़ें और सामने आएंगी। ठीक। वैसे इस नतीजे में बहुत सारे ममालिक की तरफ से जो है हालांकि निकाल आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ममालिक की तरफ से इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। हमास ने इसको खुशाइंद फ़ैसला भी कहा है कि इस खत्ते के लिए बेहतर है। इवन ईरान ने तो जो है ये भी कहा है कि दुनिया जो है वो इसराइल को आइसोलेट करने की तरफ पहला कदम उठा चुकी है, क्योंकि अब 126 ममालिक में इस वारंट के साथ असूली तौर पर ये ट्रैवल करेंगे तो उनको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो बात तो वही है कि सिंबॉलिक है। तो हम इसकी तरफ फिर देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट किस तरह से चलती है। बहरहाल सर, अरब समिट हुआ है, अरब इस्लामिक समिट। ये बेसिकली हमारे अरब लीग की तरफ से थोड़ा-सा एक्सपेंड करते हुए कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी इसमें आएँ, ओआईसी मेंबर इसमें आएँ। ये हुआ है, किंग सलमान ने अर्जेंट जो है वो इज़राइल के जेनोसाइडल एक्ट्स के ऊपर एक अर्जेंट समिट बुलाया। तो सर आप बताएँ कि किंग सलमान ने इतना अर्जेंट ऐसा स्टेप क्यों लिया कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई और अर्जेंसी में रखा गया? तो ये ज़रा बताएँ। ऑब्वियसली आई सेकंड योर पॉइंट्स ऑन दैट कि जो है वो ये इतना अर्जेंट और इमरजेंट ये समिट रखा गया, और जो है वो उसके बल्कि ये हुआ कि जो दो इजलास इनके होने थे उनको एक जगह इन्होंने एक जॉइंट समिट का नाम दिया गया, और उसके तहत जो है ये अरब इस्लामिक समिट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। गालिबन एक जो है वो अरब लीग का जो है वो इजलास समिट होना था और दूसरा जो है वो ओआईसी का इजलास होना था। तो दोनों को इन्होंने जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको बुला के ये अरब इस्लामिक समिट का इन्होंने इनकाद किया। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो ये समिट इस वक्त हुआ है, ये दैट इज़ द
ये जो एक्टिविटी है ये इससे पहले पिछले साल भी हो चुकी है। और आपको हैरानगी होगी कि यही समिट इसी उन्वान से इसी दिन और इन्हीं ममालिक की मेंबर्स कंट्रीज़ के साथ इन्हीं तकरीबन कमोवेश सरबराहान मुमलिकत के साथ जो है वो ये हुआ था। एंड द टॉपिक वाज सेम एट दैट टाइम। ट्रू। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि व्हाट वी वर ऑब्जर्विंग एट दैट टाइम वाज अबाउट 12,000 सम Observers. no, not observers, but 12,000 casualties were there in Gaza, in Palestine, and that war was started at that time. Or many of the people were wounded in that at that Series of events. True. series of events, obviously. But what we have observed after a passage or an interval of time after an year, और हम इसी तारीख को इस समिट का और इतनी अर्जेंसी में हम इसका इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने ऑब्जर्व किया है वो तो बहुत डिजास्ट्रस है। True. True. इस अंदाज से कि जो सेम स्टैट्स है वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ कि मोर देन 45,000 कैजुअलिटीज़ हैव बीन जस्ट रिपोर्टेड, और जो अनरिपोर्टेड है वो तो कितनी होंगी यू बिल्कुल नो अबाउट इट। एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन वाउंडेड एंड दे आर जस्ट नो वेयर के हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और ज़ख्मियों की क्या हालत है और बेसिक एड उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, वी नेवर नो अबाउट इट। तो दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन राइट नाउ। अब उसके अंदर एक एंगल और है, वो ये कि जो इस तरह के समिट इससे पहले हुए हैं बाय द नेम ऑफ ओएसी, बाय द नेम ऑफ अरब लीग, या जो है वो इस दफ़ा इनका एक और जो एक्टर है गालिबन जो है वो कोई अफ्रीकन स्टेट भी इसके अंदर शामिल थी इस समिट के अंदर। लेकिन जो आप गुज़िश्ता समिट के टेक अवेज अगर निकालें और उनको एनालाइज करें और जो इस दफ़ा के टेक अवेज हैं तो दे आर नॉट दैट मच सो मच डिफरेंट जिसको हम कह सकें कि जो है वो कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है या उसका कोई मुस्बत जो है वो एलामिया जारी किया गया है जो कि प्रैक्टिकल होगा। तो देन अगेन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस इज समथिंग विच इज सिंबॉलिक इन नेचर, सिंबॉलिक, और जिसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर ये आपने जो बात की है इसी के चलते मैं ऐड करना चाहूँगा बात को कि बशारुल असद जो सीरिया के जो हैं सरबराह हैं, सीरिया के मुमलिकत है सीरिया के, 2023 में इनको दोबारा जो है ना मेंबरशिप ऑफर किया गया अरब लीग की तरफ से। ये सस्पेंडेड थे, तो 2023 में इन्होंने अटेंड की है मीटिंग और अब 2024 में अटेंड की है। ही वॉज वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। जो बात आपने की है वो उन्होंने वहाँ स्टेज पर बैठ के की है कि 1 साल पहले भी हम बैठे थे और हमने यही बातें की हैं और 1 साल बाद भी हम बैठ के यही करारदादें ले रहे हैं। तो यहाँ से उनका जो मैं एक जुमला है बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है वही आपके सामने रखूँगा कि बशार असद कहते हैं कि वी यूज़ द टूल ऑफ पीस एंड टॉक व्हाइल दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ ब्लडशेड। ऑब्वियसली राइट। तो ये कॉन्फ्रेंस तो फिर लास्ट ईयर के बाद तो चीज़ें और मुश्किल की तरफ गई हैं। तो अब आप बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस को अब ऑलरेडी 10 दिन हो गए और 10 दिन बाद जो है ये क्रिमिनल Let me put some other, let me show you some other picture as well, so that we could just conclude or we could have some reality as well. We could notice it. Once I was just observing in the international media, I have just seen that news as well, and also the videos and footages as well. कि Saudi Arabia के अंदर the people who are just vocal, who are just raising their voices on the street, who are just demanding from the kingdom कि आप जो है पैलेस्टाइन के ऊपर जो है फौरी तौर पर उसकी जो जेनोसाइड है उसको रोकने के लिए अपना रोल प्ले करें। So those people were arrested. So this is something which is quite massive contradiction is there between their practicality and between their what they are actually speaking. So there is a big difference. So how come you would be serious if you are arresting those people who are just raising their voice? So कि किसी तरीके से जो है वो अपनी किंगडम को मजबूर किया जाए कि वो इसराइल को या फिर ये है कि अमेरिका को या और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मजबूर करे इस बात के ऊपर कि वो अपनी फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ करें। तो अच्छा चलें ठीक है, इस बात को कतई नज़र हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो ये कि आप इस काबिल भी नहीं हो सके कि आपकी बुनियादी चीज़ें और डिमांड्स को पूरा किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो ये कि जो एड्स आप सप्लाई कर सकते हैं गज़ा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर ये काम भी नहीं आप नहीं कर सके, नहीं कर सके। आप वहाँ के जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको आप बाहर नहीं निकाल सके। आप जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूर नहीं कर सके कि जो है वो किसी तरीके से इसराइल की इस वॉर को
रोके या कोई जो है वो इसके ऊपर सीज फायर हो सके. सो प्रैक्टिकल स्टैंस आर क्वाइट डिफरेंट एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्ट्रीट्स इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट. सो दैट वॉन्ट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस के जो है वो कोई मुस्बत सूरत हाल सामने आएगी. सर ये कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद आईसीसी का हमारा ये जो गाजिबाना रियासत इज़राइल के एक मनगढ़ंत प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इनका अरेस्ट वारंट जारी होता है. तो आप नहीं समझते कि ये इस कॉन्फ्रेंस का एक अचीवमेंट हो सकता है कि प्रेशर बिल्ड हुआ? आई डोंट थिंक सो कि ये इस कॉन्फ्रेंस की वजह से कोई जो है वो चूँकि यही कॉन्फ्रेंस इन्हीं ममालिक के साथ इससे पहले किसी और उन्वानात के ऊपर भी बहुत सी दफ़ा बुलाई गई है. जी. बट ये कि उसके ऊपर कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ है. आपको एक चीज़ और भी याद होगी, वो ये कि कुछ सालों पहले इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल कोएलिशन एक फोर्स भी बनाई थी सऊदी अरब 2015 में 2015 में. बिल्कुल. जी. अच्छा, अगर उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना था तो कहाँ पर हुआ? हाँ, बराबर था, बिल्कुल ट्रू. अब इसका अगर आप ये देखें और जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमने ये भी देखा कि जी हमारे ही यहाँ से जो है वो मुंतखब किया गया उसके सिपह सालार को, और जो है वो वहाँ पर उनको वो किया गया, उसका वो बनाया गया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रोल नज़र नहीं आता. सो देन अगेन what we are observing is different and what you are doing and saying and speaking is quite different. So I don't think so कि 10 दिन बाद भी अगर यूरोपियन यूनियन कोई अपना स्टांस लेता है. और इसके अलावा एक और आपने इसकी एक स्मॉल पिक्चर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो मगरबी ममालिक में तो गालिबन हमसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं. बिल्कुल एडवोकेसी. स्टूडेंट्स हैव कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़. जो वहाँ का प्रोफेशनल तबका है, पेशावर तबका है, वो बाहर आया है. उसने अपनी जो है वो इसके ऊपर उसका इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है. उन्होंने इस जेनोसाइड को कंडेम किया है. सो दैट मीन्स के जो है वो दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर इट कि हमें इस तरीके से. और गालिबन मुझे लगता है कुछ इस तरह से है कि उनके जो अंदरून खाना प्रेशर बिल्डअप हुआ है उनकी आवाम की तरफ से, इनको स्टूडेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, तो उसका नतीजा ये है कि जो इन्होंने आईसीसी के अंदर इसको वो किया है, तो कंडेम भी किया है. और दूसरा ये कि इनका अरेस्ट वारंट भी इशू हुआ है. तो लेट्स सी कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग अहेड. बट आई एम नॉट श्योर कि जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है अनलेस एंड अनटिल के जो है वो एक्ट किया. इस जेनोसाइड का जो असल ओरिजिन है वो खुद इसराइल नहीं है. यू नो बेटर में देन मी कि ये तो ओरिजिन तो इसका अमेरिका से जाके जुड़ता है. तो वहाँ पे जब जब तक इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाएगा यू वॉन्ट फील एनी डिफरेंस इन इट. सो ये आपने चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि अरब लीग की जो कोशिश है 10 दिन, ये इसका असर मतलब रिजल्ट नहीं है आईसीसी का ये फैसला. तो अभी रिजल्ट 6 महीने से बल्कि साल से जो वेस्ट में लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो निकले हैं, तो उसका प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और आपने स्टेट्स मैंने अभी बताया ना जी. आपको कि आपने 12,000 बंदे उस वक्त इनके शहीद हो चुके हैं, जबकि जो है वो ये समिट पिछले साल हुआ है. जी. और इस साल ये समिट होने तक जो है वो 45 से 50,000 के दरमियान जो रिपोर्टेड फिगर है आपके पास, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी. बिल्कुल. सो दैट मीन्स कि आपकी जो वॉइस है दैट इज़ नॉट मेच्योर की आवाज़ में वजन नहीं है. बिल्कुल. आपकी आवाज़ प्रैक्टिकल नहीं है. और जो आप ग्राउंड पे कर रहे हैं दिस इज़ क्वाइट डिजास्टर्स विद योर ओन पीपल. ट्रू. ट्रू. आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं वो तो खुद खतरनाक है. इसका मतलब है योर स्टांस इज क्वाइट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकलिटी, और आपका जो अल्फाज है वो उसके साथ भी नहीं दे रहे. सो बेसिकली हमारा जो ये फ्रंट है, जिसको आप अरब इस्लामिक समिट कहें, चाहे अरब समिट कहें, चाहे अरब लीग कहें, चाहे ओआईसी कहें, ये डिप्लोमेटिकली फेल भी होता रहा है. और इसके क्योंकि जो ये अभी रिजल्ट आया है, इसमें ये भी कहा गया कि नेतन्याहू जो है वो रास्ता भी नहीं दे रहे एड के पहुंचने का. तो अगर आप ये भी ना खुलवा पाए, तो फिर आप क्या क्या ही रेजोल्यूशन पास करेंगे और क्या ही इस मसले का हल निकालेंगे कि आप. सी ना यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल हम मुतालबा अभी नहीं कर रहे, या हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम मुतालबा ये कर सकें या इसको मनवा सकें कि हम वहाँ पर जो गासिब इसराइली जारियत है उसको किसी तरीके से रुकवाएं. लेकिन कम से कम हमारी आवाज़ में इतना वज़न तो होना चाहिए था कि हम वहाँ पर बेसिक एड प्रोवाइड करें. हम वहाँ पर जो है वो उनको सेफली एवैक्यूएट कर लेते हैं, जो वहाँ के ज़ख्मी हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को, ख़वातीन को एक सेफ़ पैसेज दिलवा देते हैं. हम अपने क्रॉस बॉर्डर जो है वो उनके लिए एक सेफ़ पैसेज क्रिएट कर देते हैं. और वो ममालिक भी इसके मेंबर हैं. जी. जी, बिल्कुल ऐसी है. वो ममालिक भी इसके मेंबर हैं जो आइज़ोलियन ममालिक तक.
अपने लिए इन ज़ख्मी अफराद को जो है वो या इन ख़वातीन और बच्चों को एक सेफ़ पैसेज दे सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये काम भी नहीं हुआ। रादर इसकी जो तल्ख़ हकीकत है वो तो बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल सर। वो तो ये कहती है कि ऑन द बैक डोर वी इंटेंड टू हैव अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद इसराइल, और हमारी तो तेल की लाइनें भी वहाँ पे जाके जुड़ती हैं। जी, जी। तो हाउ कम इट्स पॉसिबल कि हम अपना ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज़ करें विद रिस्पेक्ट टू कि वहाँ पर जो जेनोसाइड है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो आई थिंक देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट इन इट। जी, सर ये तो फिर एक बिल्कुल ही नया टॉपिक हो जाएगा। इस पे भी इंशाल्लाह किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि अरब जो कंट्री है, अरब जो वर्ल्ड है, इसका रिस्पॉन्स इज़राइल के साथ कैसा-कैसा होता है? क्योंकि हमारे सामने वो इजिप्ट के भी फैसले मौजूद हैं, जो इन्होंने एक कबूल किया, फिर अरब लीग ने चलो उसको सस्पेंड किया, तो बाद में जाके खुद भी उनको बैकडोर भी चैनल, और इवन 2022 के बाद से ये तो फ्रंट डोर पर भी होने लगा। बिल्कुल। ये तो फिर एडवोकेसी जो है वो सिटीज़न्स की इन ममालिकों में थी, जिसकी वजह से इनको जल्द से जल्द इसको भी बाहर आना पड़ा, बट स्टिल बैकडोर चैनल खुला हुआ है। दैट इज़ स्टिल ऑन, दैट इज़ स्टिल ऑन, एंड आपको सिर्फ फैसला ये करना है कि ऑन व्हिच साइड ऑफ द स्टोरी यू आर एक्चुअली। तो आप इतना इसको मुश्किल ना समझें, आप एक तरफ तारीख के एक तरफ खड़े हो जाएं, वो काफ़ी है मेरे ख्याल में, सो दैट कि अंदाज़ा सबको ऑलरेडी है कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग एंड व्हाट एक्चुअली यू आर प्रपोजिंग एंड स्पीकिंग। तो मेरे अपने ख्याल में दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो एक इस्लामिक कोalition ऑफ काउंटर टेररिज्म भी बना था, वो भी अपना रोल नहीं प्ले कर सका। और ज़ाहिर है वो आपके अंडर में है, इन्हीं ममालिक के वो अफवाज के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन वो उसने भी कोई काम नहीं किया। वो और इस दिन के लिए नहीं बनी थी तो फिर किस दिन के? किस दिन के लिए बनी थी? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, अगर हम इस रीजन की बात करते हैं और हम इसको कंसीडर करते हैं कि इस रीजन की लेट्स सपोज वोकल जो है वोकल एंटिटी जो है वो अरब लीग है, और मुस्लिम लीग है, ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड मुस्लिम लीग है, और ओआईसी है, लेट्स सपोज। और जब हम इस पे अपना अपना नज़र एक इवैल्यूएशन के लिए दोहराते हैं, तो हमें नज़र आता है कि हर फ्रंट पे हर समिट के हेड जो है वो अरब स्टेट्स हैं। सो द अरब वर्ल्ड इज़ क्लेमिंग टू बी द कि हम एडवोकेसी बेहतर कर सकते हैं इस मामले की। एक अब यहाँ पे प्रेशर ये क्रिएट होता है पिछले 2 साल से, जब ये जंग और ये जो खित्ते की सूरत-ए-हाल है, ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज़ आप कह सकते हो कि हैज़ इमर्ज्ड एज़ न्यू डेस्टिनेशन फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल्स। दुनिया जो है वो ईरान की तरफ भी देख रही है, और हमने ये भी देखा कि अभी जो पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में, आई गेस ये 2019 था, जब एक नया ब्लॉक क्रिएट होने जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और टर्की एक नया ब्लॉक क्रिएट करना चाह रहे थे, बट ओआईसी की प्रेशर की वजह से वो भी प्लान चला गया। तो रिसेंटली अब हम देखते हैं सर कि ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, बेसिकली बुनियादी बात ये कि हू वुड बी द मुस्लिम वर्ल्ड किसको कंसीडर करता है कि इस मसले पर एडवोकेट बने। तो हमारे पास ये है कि इनका जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं और जिस भी तरह के हैं, वो दुनिया के सामने है। लेकिन हम देखते हैं 2023 के बाद से, बल्कि 2022 के बाद से, इराक एंड चाइना हैज़ ब्रोकर्ड अ डील बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये रिपीटेड जो है ना मीटिंग्स होते रहे, तकरीबन 6 मीटिंग हुए, और उस मीटिंग के नतीजे में रिसेंटली जो है हमारे सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने ईरान विज़िट किया। विजिट किया, हाँ। तो इसके ऊपर ज़रा बताएँ सर, ये जो डेवलपमेंट है, इसका मकसद भी क्या है और इसका इम्पैक्ट भी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यू शुड अप्रिशिएट कि जो एक डेडलॉक था वो किसी तरीके से टूटा, और जो दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो दोबारा से रिस्टोर हुए, बहाल हुए वो। उसके बाद वो इस अंदाज से आगे बढ़े कि जो है वो सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ गई, और एक डायलॉग प्रोसेस का दोबारा आगाज़ हुआ। यहाँ तक कि दोनों वफूद का तबादला भी हुआ और एम्बेसीज भी दोबारा से रीओपन हो गई, और एक डायलॉग जो है वो दोबारा शुरू हो गया। अब रहा सवाल ये है कि व्हाट दे बोथ आर हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द रीजन। ट्रू, ईरान की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, नॉट ओनली इन द रीजन बट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया को भी अपने माजी के बारे में, जो उसका वेस्ट के साथ एक ताल्लुक था, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो है वो सिर्फ हम यस मैन बन के काम नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं वेस्ट के लिए, रादर वी शुड बी हैविंग अ बार्गेनिंग पोजीशन विद द वेस्ट। और वेस्ट को उन्होंने आजमा लिया इस बात के ऊपर कि जी हमें सिर्फ यस मैन बनाया जा रहा है और हमारी बात को वहाँ पर वो नहीं किया जा रहा। तो मेरे अपने ख्याल में सऊदी अरबिया के लिए भी ये मौका था कि वो दोबारा से अपनी स्टांस को रीअफर्म करे, सोचे और रिविजिट करे। रिविज़िट करें।
और मेरे ख्याल में जो है वो गालिबन यही हुआ, जिसके नतीजे में दोबारा इनके ईरान और सऊदीया के रिलेशंस रिस्टोर हुए, बहाल हुए। अब ये हुआ कि जी उस डायलॉग प्रोसेस का दोबारा आगाज़ हुआ, और इस बात को भी मैंने देखा हुई है कि जो है वो बीच में कुछ ममालिक ने इसको थोड़ा सा डिसरप्ट करने की भी कोशिश की है, बल्कि अभी भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये है कि लगता कुछ इस तरह से कि ये काम इस दफ़ा बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। रादर ये है कि ईरान भी सऊदीया को उसी स्टांस के ऊपर कायल कर लेगा जो कि उसका है विद रिस्पेक्ट टू द रीजनल डेवलपमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये है कि जो है वो मैनी ऑफ द कंट्रीज आर डिमांडिंग और प्रपोजिंग अ टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन। हालांकि गालिबन ईरान इसको प्रपोज नहीं करता, नॉर ये है कि जो है वो ये प्रपोज होना भी चाहिए। इसलिए कि जब जो एक बंदे की ज़मीन है जो कि एक कौम से वाबस्ता है, जो कि वो पैलेस्टीनियंस की ज़मीन है और वहाँ पर वो सालों से आबाद थे, उसके ऊपर आके किसी ने जेनोसाइड किया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उनको निकाल बाहर किया वहाँ पे, तो दैट डज नॉट जस्टिफाई कि आप जो है वो उसके ऊपर टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज करें। बिल्कुल ऐसे अदर यू हैव टू बी विद द ऑप्रेस्ड पीपल, और आपको उनका साथ देना चाहिए जो कि मजलूम है, और अब से नहीं है बल्कि 70-75 सालों से वो उस जुल्म को सह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दैट प्रपोजल कैन नॉट बी। अच्छा, तो ईरान इसके अंदर वो था जिसका एक फर्म स्टांस था कि भाई नहीं, ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, और इस ज़मीन को फ़लस्तीनियों को ही मिलना चाहिए, और उसके ऊपर आज भी वो कायम है। सो मेरे अपने ख्याल में ये है कि इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से रिस्टोर हुए हैं, अच्छा साइन भी है, और मेरे अपने ख्याल में ये विड्रॉ नहीं होंगे इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ में, अनलेस कि कोई बड़ा इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। रादर द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने भी बात की कि भाई वो जो सऊदीया के आर्मी चीफ है उन्होंने भी वहाँ विजिट किया है, और इसी तरह ईरानियन डेलीगेशन भी अभी समिट के ऊपर बैठा हुआ था, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा फर्म स्टांस लिया है, खुशाइन भी करार दिया है। सो आई थिंक सो कि थिंग्स आर गोइंग अहेड, और कोई ना कोई द थिंग्स वुड वर्क अल्टीमेटली इन फ्यूचर, अगर इन दोनों का कोएलिशन बरकरार रहता है तो। हमारे पास सर आफ्टर द रेवोल्यूशन इन ईरान हमने देखा कि ये मौक़िफ़ जो अभी आपने वाज़े किया कि ईरान का तो पहले दिन से यही है कि हम किसी भी सूरत में टू स्टेट तो एक पॉसिबिलिटी है भी नहीं, तो उल्टा जो पहले से है उनको भी आप बाहर करें क्योंकि ये भी आपने ज़ुल्म एक किया। जबकि हम देखते हैं कि जो दूसरे अरब ममालिक थे वो कई हद तक इसको मानना भी शुरू हो गए थे, जिसमें इजिप्ट की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने 1967 की बाउंड्रीज़ को भी एक्सेप्ट किया। फिर उनके जो सादात। अनवर सादात वो थे, वो उनको मर्डर भी इसी असैसिनेशन हुई उनकी इसी उसमें हुई तब। तो आपको लगता है कि तकरीबन 35 साल आप कह सकते हैं 35 साल बाद पूरी दुनिया रिविज़िट कर रही है और जो ईरान जो 35 साल से ये एक बात कर रहा है, उसकी तरफ अब कायल हो रहे हैं। तो अब क्या टू स्टेट सॉल्यूशन की बात रखने से भी जो मुस्लिम ब्लॉक है वो कमज़ोर हो जाता है? या मतलब ईरान की तरफ जाएँ या फिर यूएस के ब्लॉक की तरफ जाएँ, जो यूएस का प्रपोज़ल है। तो अब ये कैसे ही सिचुएशन है इस खत्ते के लिए? नहीं, अभी जो करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है आपके सामने है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, ये भी आपको पता है। इस वॉर का आगाज़ 7 अक्टूबर से हुआ था, उसके बाद जो है वो इसके अंदर एस्केलेशन मज़ीद आती गई है। इतनी आ चुकी है कि गज़ा कि क्या सिचुएशन है गज़ा की। उसके बाद जो है वो जो वॉर है वो एक्सटेंड हो गई है, लेबनान के ऊपर एक्सटेंड हो गई है, सीरिया के ऊपर कहीं न कहीं जो है वो चल रहे हैं मामलात। और ईरान के साथ आपने देख लिया कि 2-3 इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसराइल के बराह रास्त। सो दैट मीन्स कि जो ये वॉर ज़ोन है या विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सटेंड करता जा रहा है। ये जो बबल है ये आहिस्ता-आहिस्ता फूलता जा रहा है। जी। और इफ़ गॉड फॉरबिड कि इस तरह ना हो कि ये दुनिया कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो चली जाए। ये जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसके ऊपर कहीं न कहीं कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और इस तरह के पता नहीं कितने समिट हैं जो हो भी चुके हैं और वो नाकाम हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है। इवन के इस तरह की अनटावर्ड इंसिडेंट को, इस तरह के इवेंट्स को या एट्रोसिटीज़ को जो है वो किया जाए, रोका जाए, वो भी रोक नहीं पा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारे जो टेबल टॉक है वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है। चूँकि नहीं हो पाई है तो इसका मतलब ये है कि जो है वो उसी का नतीजा था कि ईरान और इसराइल की ये 2-3 एपिसोड ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि द ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ न्यूक्लियर पावर। ट्रू। इसको आप जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि जो है वो इसने ये जो 2 टेस्ट किए हैं इसराइल के ऊपर भी, ये एक्चुअली उसने इसका इज़हार भी कर दिया उसके अंदर
ऑल्दो कि दैट वाज नॉट द इवन कंपनसेशन ऑफ व्हाट दे हैव डन, जो इसराइल ने उनके साथ किया है, और जो कि इसराइल ने उनके इतने बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को जो है वो शहीद भी किया है। लेकिन ये है कि देन अगेन दे हैव इनफैक्ट शोन देयर मसल, और उन्होंने जो है वो दिखा दिया है, और दुनिया को भी मैसेज मिल गया है कि भाई ये ईरान अब वो वाला ईरान नहीं रहा, बल्कि ये एक जो है वो, अगर ये बात कहना मेरे अपने ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है मुबालगा नहीं होगा कि एक सुपर पावर बनने की तरफ जो है ईरान, इस तरीके का सुपर पावर आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो शायद बहुत से लोगों के जो फैसले जो है वो बदलते रहते होंगे, बट ये है कि ईरान जो फर्म स्टांस लेता है उसके ऊपर खड़ा भी है, और उसने करके भी दिखाया है। और जो ये ट्रू प्रॉमिस के नाम से इनका जो था ये इवेंट जो उन्होंने किए हैं 2-3 दफ़ा, कि जिसको क्या वादा सिद्क का नाम दिया उन्होंने, कि उसको इसराइल के साथ जो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू विल डू इट वी विल साइमल्टेनियसली रिटेलिएट विद योर रॉन्ग डूइंग, और उन्होंने जो है वो उसको रिटेलिएट किया है। फिर अपने ख्याल में जो है वो सूरत हाल अगर बिगड़ेगी तो फिर बहुत बिगड़ने की तरफ जाएगी। लेकिन ये है कि आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ विल अल्टीमेटली प्ले रोल कि इसको किसी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाने दिया जाए। बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन काफ़ी हद तक डिजास्टर्स है, स्टैट्स आपके सामने है। बिल्कुल। MBS मोहम्मद बिन सलमान है, इनका विजन जो है कि सऊदी अरब को एक ऑयल रिच इकोनॉमी से उठाकर डाइवर्सिफाई किया जाए। तो आपको लगता है ये ईरान के साथ टॉक्स और मोहम्मद बिन सलमान का जो एक विजन है, क्योंकि हमने बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सऊदी अरब की रही है वो बहुत ही मतलब शॉकिंग है दुनिया के लिए। उस पर्सनैलिटी से कि जो सऊदी अरब ने बरकरार रखी हुई थी पिछले तकरीबन तकरीबन 100 साल से, तो उसके तो बरक्स है काफ़ी। तो आप समझते हैं कि ये जो है रवैया ईरान के साथ बात करना और इस खित्ते में अमन के लिए बेहतर रहेगा? मोहम्मद बिन सलमान का कैरेक्टर, द कैरेक्टर मोहम्मद बिन सलमान, हाउ डज इट इम्पैक्ट द रिलेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब? अच्छा, एमबीएस की जो पर्सनैलिटी है और उनका जो स्टांस रहा है माजी के अंदर, वो ज़रा वेस्ट की तरफ ऑलरेडी बिल्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद उनको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि करंटली हमने ये भी देखा है कि जो उनकी पॉलिसीज़ में चेंज आया है वो तो बड़ा डिज़ास्टर्स और बड़ा डिफरेंट किस्म के चेंजेस है, और हम जो उन जगहों के बारे में समझते हैं वो तो बहुत मुकद्दस जगह है, बिल्कुल ऐसे। अरब मुस्लिम उम्मा के लिए। बिल्कुल ऐसे। अब चूंकि वो इस तरह का है, लेकिन वहाँ पर जो चेंज आ रहा है और वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट भी कर रहे हैं, टूरिज़्म की तरफ लेके आ रहे हैं, और रिलीजियस टूरिज़्म चले पहले से था वहाँ पर, बट जो इंटरनेशनली वेस्ट से टूरिज़्म वहाँ बड़ा ईरान वाला एक टूरिज्म क्रिएट हो रहा है। और वो इस तरह का जो एंटरटेनिंग पर्सपेक्टिव है वो तो काफ़ी हद तक डैमेज करेगा उनकी उसको, जो कनेक्टिविटी को भी उस जगह की वो ख़राब करेगा। दूसरी बात ये वही है कि जो इकोनॉमिक बिल्कुल हो सकता है, वो ये कि ऑब्वियसली जो एक ऑयल रिच कंट्री है सऊदी अरेबिया, अब वो उससे बाहर भी निकल रहे हैं, और वो उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर भी नहीं सकते, इसलिए कि फ्यूचर जो है वो अब बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड शायद ना हो, बल्कि ये है कि अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी जो है वो तलाश की जा चुकी है, और बहुत सारे ममालिक उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस बात को भी वो इग्नोर कर रहे होंगे। सो इन द सेंस कि आगे जाके उनको वैसे भी इकोनॉमिकली इसके ऊपर रहना नहीं था। सो अब एक तरीके से एक डोर तो उन्होंने खोल दिया है, और जो है वेस्ट से और ईस्ट से लोग आ रहे हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट के नाम पर भी, और आपने देख लिया होगा कि किस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि काफ़ी हद तक शॉकिंग भी है, और जो है वो उसका वो भी होता है एक ज़ाहिर ऑब्वियसली एक ख़तरनाक इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ऐसे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो देखते हैं किस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं। आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप जो है वो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप किसी ऑल्टरनेट उसकी तरफ जाएंगे और जो है वो उस जगह की एक सैंक्टिटी है उसको आप डैमेज करेंगे, तो फिर आप किसी और तरीके से उसको अपने इकोनॉमिक शिफ्ट को जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का ज़रिया बना सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हो पाएगा। अल्टीमेटली इनको इस तरह के चीज़ों को डिस्करेज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई बड़ा वो नहीं हो पाएगा। और फिर ये है कि मुस्लिम ममालिक के साथ उनके एक वो भी ख़राब भी हो सकते हैं, ना भी ख़राब हो तो फिर भी जो है वो दिल में खलिश रही। ये शिफ्ट जो है वो कम से कम आवाम के दरमियान और जो इस्लामिक ममालिक के जो लोग हैं उनके दरमियान जो है एक बहुत बड़ा वो क्रिएट कर देगा, गैप क्रिएट कर दे रहा है। क्रिएट करेगा ऑब्वियस। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम सम अप की तरफ जाते हैं इस पॉडकास्ट को लेकर। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया अरसा जंग को, और कैजुअलिटीज़ 45,000 से भी ज़्यादा हैं, और ओवरऑल शहादतें जो है वो लाख से भी नंबर क्रॉस कर चुका है। तो हम मुस्लिम ब्लॉक की क्या कमज़ोरी है? ना यूएन का भी प्लेटफ़ॉर्म आया, अरब लीग का प्लेटफ़ॉर्म आया, ओआईसी का प्लेटफ़ॉर्म आया,
हम सीज़ फायर तक जो है वो सिक्योर नहीं कर पाए पैलेस्टीनियंस के लिए, तो पैलेस्टीनियन अवाम तो देख रही है आपकी तरफ, तो हम क्यों नहीं सीज़ फायर भी नहीं कर पा रहे? क्या कमज़ोरी है? अगर आप इसका गुज़िश्ता साल की ये जो ये समिट हुआ है और इस साल का समिट उनका जॉइंट कम्युनिके उठा के देखें और उसको अगर आप एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा इससे भी हो जाएगा। वो ये है कि इवन द पार्टिसिपेंट्स आर इवन नॉट सीरियस अबाउट इट। तो एज़ आई हैव अर्लियर रिपीटेड इट कि जो है वो इसका बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक नेचर है, इसका कोई प्रैग्मेटिक फॉर्म है नहीं। अब क्या हुआ है वो ये कि जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसके अंदर क्या है, वो सारे रिपीटिशन ऑफ वर्ड, दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद द वर्ड्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं है कि भाई वी शुड फोर्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो जो है वो वहाँ पर एक उनको फोर्स करेगी इसराइल को और यूएस को कि वहाँ पर जो है वो इस तरह का जंग को रोका जाए। दूसरा ये है कि दे आर डिमांडिंग कि एक सस्टेन्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पीस ओवर देयर। तो इसका मतलब है ये सिर्फ बातों की हद तक सारी बातें हैं, उसके अलावा इसका कोई प्रैग्मेटिक फॉर्म नज़र नहीं आता है। आखिरी एक बात और भी थी कि भाई दे वर डिमांडिंग अ प्ली, यू आर ऑब्जर्विंग कि भी इन्होंने कम्युनिके में प्ली का वर्ड इस्तेमाल किया फॉर जस्टिस एंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम होम। तमाम देशों ने ममालिक प्ले कर रहे हैं। प्ली कर रहे हैं, किसके साथ प्ली कर रहे हैं? ये यूएन के सामने प्ली कर रहे हैं, ये यूएस के सामने प्ली कर रहे हैं कि भाई जस्टिस उनको मिलना चाहिए और देयर शुड बी सम एक्शन। तो बजाय इसके कि जो है वो, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल जो है वो फोर्स बनाई, फोर्स काउंटर टेररिज्म के लिए, जिसके अंदर अब तक तो 42 ममालिक उसका हिस्सा बन चुके हैं। नहीं। तो वो फिर क्या मेरे ख्याल में कोई नुमाइश के लिए बनाई थी आपके लिए, या फिर ये है कि उसका कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशन था? और अगर इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या स्टेज था तो मेरे ख्याल में वो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी जो असल तकदीर थी वो तो यही थी कि भाई इसको इसी जगह पर इस्तेमाल होना है, सो दैट कि आज ये वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर है। और आपने देखा कि एस्केलेशन तो बढ़ चुकी, तो लेबनान की तरफ चली गई है कि तर्किया की तरफ आ रही है। एंड यू नेवर नो कि जो है वो ये जो ये ग्रेटर इसराइल की तस्वीर है ये कहाँ पे जाके मुकम्मल होगी। तो यू शुड हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। लेकिन जो रोल है, मैं आपसे अर्ज़ किया ना, पिछला कम्युनिके उठाएं और जो रीसेंट कम्युनिके, तो पैराफ्रेजिंग है। so that both takeaways are quite similar. ट्रू। So that means कि they are actually playing with the word और वो pragmatic उसका कोई वो नहीं है solution. तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उसका हल निकल पाएगा अनलेस एंड अनटिल। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैं चाह रहा हूँ बताऊँ आपको, शेयर करूँ। वो ये है कि अनलेस एंड अनटिल के जब तक कोई जॉइंट एफर्ट नहीं होगा, और दैट एफर्ट शुड बी प्रैक्टिकल एफर्ट एंड ऑन ग्राउंड एफर्ट, जिसके नतीजे में आप दूसरे को फोर्स कर सकें कि वो इस एट्रोसिटी को, इस जेनोसाइड को जो है वो स्टॉप करे। इसके अलावा इसका कोई हल टेबल के ऊपर नज़र नहीं आता है। अगर आता होता तो ऑब्वियसली ये समिट इससे पहले कितने हो चुके हैं, स्टैट्स आपके सामने हैं, 12,000 उस वक्त थे, 45,000 इस वक्त हो चुके हैं। तो आपकी बात कितनी संजीदा ली जाती है, यू नो अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि फिर अभी भी कुछ नहीं होने वाला अनलेस के कोई प्रैक्टिकल मेजर आप ना उठाए, जो कि बहुत सारी सूरतों में हो सकता है। वो मुस्लिम ममालिक जो कि उसके साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, वो अपने ताल्लुकात को फिलफौर बंद करें। जो ऑयल सप्लाईज वहाँ चल रही हैं, इसराइल को जा रही हैं मुस्लिम ममालिक की तरफ से, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा मैं, उन ऑयल सप्लाईज को कट होना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में जो इसके कम्युनिके है वो तो इशू कुछ इस नौइयत का होना चाहिए था कि भाई हम आज के बाद से अपने तिजारती ताल्लुकात को इसराइल के साथ मुनक़ता कर लें। पता कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ यू हैव सेड, प्लेइंग विद द वर्ड्स, सो कैरी ऑन विद दैट। यही मेरा अगला सवाल भी था। बहरहाल आपने इसी के अंदर इसको आंसर कर दिया कि बहरहाल इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा। टास्क फोर्स की जो आपने बात की, अंडरलाइंग उसकी उसका जो मकसद था वो पूरी दुनिया से अब हिडन नहीं है। हाँ, पैलेस्टाइन उसका मकसद नहीं था, ये तो हम सब जानते हैं। अगर मतलब वही मैं गूगल भी करेंगे तो आपको अल जज़ीरा, इवन विकिपीडिया, चलिए विकिपीडिया को अपना एक रिलायबल सोर्स करें, बट ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च पे, उनको खोल के देखें तो आपको पता चलता है उसका मकसद क्या है। अब मेरे कहने का मकसद है कि जब आपकी खलिश जो है दूर हो रही है और आप एक अच्छे उसके, तो अब तो एटलीस्ट उसको, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ऑब्जर्विंग पोजीशन में तो आप उसको ऑन ग्राउंड भेज सकते हैं। क्योंकि पैलेस्टाइन तो आपके पास है ना, वो तो भले ही गज़ा की स्ट्रिप ही सही, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको भेज के आप ऐसे खड़े कर सकते हैं भाई हम हैं। अगर आप मारना चाहते हैं तो सऊदी अरब के बंदे मारें, अगर आप मारना चाहते हैं ये ईरान के बंदे स्पोर्ट्स में मारें, पाकिस्तान के बंदे तो मारें। मतलब एक एफर्ट की जा सकती है। तो मैं यही इस पे इख्तिताम करूँगा सर, आप इसमें अपना वो करें। अव्वल तो आपने यही कह दिया कि अब अर्जेंट अर्जेंट एक इमीडिएट डिसीजन मुस्लिम मालिक क्या ले सकते हैं? जैसे आपने खुद बता दिया कि ऑयल की जो है उसको आप रोक दें, ट्रेड को रोक दें।
डिप्लोमेटिक टाइज मतलब आइसोलेट करने की कोशिश करें। कुछ मजीद अगर इसमें आप ऐड करना चाहें तो बताएं कि इमीडिएट तौर पे मुस्लिम ममालिक क्या करें? रिसेंटली यू हैव ऑब्जर्व्ड इट ना कि यूरोपियन यूनियन ने क्या स्टांस लिया है, आईसीसी ने क्या स्टांस लिया है, क्रिमिनल कोर्ट ने आपके सामने। सो कैन यू डेयर टू हैव अ नेगोशिएशन विद दोज स्टेक होल्डर्स कि आप इसराइल को साइडलाइन किया जा सके? क्या आप में इतनी जरूरत है कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ यही ओआईसी का फोरम, यही अरब लीग का फोरम, यही अरब इस्लामिक समिट प्रपोज करे कि जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं ये यूरोपियन यूनियन के साथ मिल के प्रैक्टिकल शगर इख्तियार करेंगे और किसी तरीके से इसराइल को मजबूर कर देंगे कि वो जो है वो जो जनायतकारी उसने की है इसके बाद उसको सज़ा भी मिलेगी, एंड दे हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसको नेतन्याहू को और गैलेंट और इस तरह के जितने इसके पीछे करेक्टर्स थे उनको सजाएं भी दिलवाई जाएंगी और फ़लस्तीनियों का ये अजाला भी किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो उनका देरीना मुतालबा उसको पूरा किया जाएगा जो कि उनकी सरजमीन की वापसी है। बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि ये जो है इन ममालिक से ये काम हो पाएगा। ये ज़ाहिर है आपके सामने है कि किस तरीके से बैठते हैं उठते हैं और पीछे क्या है और सामने क्या है, यू नो अबाउट इट। सो थिंग्स आर वॉन्ट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। तो नाजरीन, इसी के साथ मेरा आज का पॉडकास्ट का वक्त जो है वो तमाम हुआ। आज जैसे हमने डिस्कस किया, टॉपिक हमारा जो था वो अरब इस्लामिक समिट था और हमने इसकी इम्पैक्ट को भी डिस्कस किया, इसके इन्फ्लुएंस की कितनी वेटेज है इसको भी हमने डिस्कस किया। हमने ईरान सऊदी अरब के लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टाइज इसको भी डिस्कस किया और तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी और ये मुतालबा भी किया जो कि मुतालबा तमाम ही आलम इस्लाम का और इवन अगर हम इससे आगे बढ़े तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पूरी दुनिया का है। उसको भी आपके सामने रख दिया। आपके साथ रिसेंटली मैं ये भी शेयर कर दूं कि ईरान के आई गेस फॉरेन मिनिस्ट्री के मेंबर हैं जवाद ज़रीफ, उन्होंने 4 दिन हो गए और ये बयान भी दिया है तमाम दुनिया के ज्यूइश पीपल के लिए कि इज़राइल आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो और उसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा गया है और क्योंकि वो बयान इंग्लिश में है तो ज़्यादा लोगों ने उसको सुना है और अक्रॉस द बॉर्डर्स को एक्सेप्ट भी किया है। तो नाज़रीन, यही मुतालबा हमारा भी है। तो सर डॉक्टर अली वासिफ, बहुत-बहुत शुक्रिया वेरी आपका। मच आप हमारे पास तशरीफ़ भी लाए। और नवंबर एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि आपने जो है वो बुलाया और इंशाल्लाह जो है वो लेट्स सी के आगे भी मजीद। जी, हमें सर आपको वक़्तन-फ़वक़्तन तकलीफ़ देते रहेंगे क्योंकि इस मामले में, टॉपिक में। एनी टाइम आई वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सिकंदर आरिफ बलोच, आपका होस्ट आज का क्रिसेंट पर्सपेक्टिव। थैंक यू।